बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना वीकेंड अच्छी तरीके से एंजॉय कर चुके होंगे, अच्छे तरीके से गुजार चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। यस, मैंने वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वरना हम क्या करते हैं कि ना अपने जो काम होते हैं ना सारे वो उठा के रखते हैं कि वीकेंड्स के ऊपर जो है ना अपने काम कर लेंगे, तो हमारा वीकेंड जो एक छुट्टी के लिए होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है, उसके अंदर भी हम काम में लगे रहते हैं। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीकेंड पे वो नहीं किया? मैंने काम जमा किए हुए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे हो सकता है, तो ये छुट्टी वाला दिन है तो मैं छुट्टी को थोड़ा सा एंजॉय करूं, तो मैं थोड़ा वुड्स की तरफ चली गई। जरूरी है वो वक्त निकालना भी जरूरी है। कोई एक्टिविटी प्लान कर लें, कहीं घूमने चले जाएं, और घूमने वाली भी जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही हो। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और लाहौर की मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिन्होंने एक अहम फैसला किया है लाहौर को किस तरह से साफ रखना है। तो वो ये है कि आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे, तमाम लाहौरिये जो है ना वो तैयार हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। LWMC के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से बिल लिए जाएंगे। ये अच्छी बात किस चीज? अच्छी बात बिल भेजना नहीं, बिल भेजना अच्छी बात मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही कि लोगों से आप पैसे निकलवाएं, लेकिन सफाई सुथराई में लोग खुद तो इतना शायद ख्याल नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देखें। हुकूमत भी तो टैक्सेस से ही चलती है ना, आप तो थोड़ा बहुत कुछ देंगे तो ही वो आपको नहीं तो वो फैसिलिटेट भी कर सकेंगे। GST हर चीज पर लिया जा रहा होता है, हर जो मिडिल क्लास बंदा है हर सर्विस पे। जिस तरह हम किसी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस के पैसे भी देते हैं, तो वो एक सोसाइटी के अंदर की चीज होती है, लेकिन जो सोसाइटी नहीं है वहाँ पर किस तरह से लाहौरिये जो है ना वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ लाहौरिया, लाहौरन कह लें आप मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे लेके जाऊं कि तमाम लाहौरिये बड़े गुस्सा भी करेंगे, लेकिन यह है कि अगर उससे आप सफाई सुथराई वाला माहौल देखेंगे, लाहौर को साफ सुथरा देखेंगे, लाहौर को साफ सुथरा देखेंगे, तो वेल मेंटेन्ड होता है, तो मेरे ख्याल से इतने से पैसे आपको शायद नहीं दुखेंगे कि आपका इर्द-गिर्द का माहौल जो है वो साफ होना चाहिए। से या कितने पैसे आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग और जो मौसमी हालात चल रहे हैं उसकी वजह से, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखना जरूरी है। अब क्लाइमेट चेंज की हम बात, तो बारिशों की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रात के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की गई है। उसके अलावा सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में शाम या रात के वक्त बारिश का इम्कान है। एक मरतबा फिर नया स्पेल जो है वो बारिशों का आ रहा है। पहले ही इतनी तबाही हो चुकी है मुल्क में, अब हो सकता है कि हम दुआई कर सकते हैं कि इंतजामिया ने ऐसे अच्छे इंतजाम किए हों कि हमें वो चीज़ दोबारा देखने को। भाई रिलाय हमने किसी पर नहीं करना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल खुद से रखना है, क्योंकि एक और स्पेल जो है वो आने के लिए तैयार है। बारिश से जफरवाल और शरकपुर जो है वो शरकपुर शरीफ शदीद मुतासिर हुए हैं। अभी तक जितनी बारिश हो चुकी है, नाला डेक जो है वो भी बिफर गया है, और पुल बंद होने से नारोवाल और सियालकोट का ज़मीनी राब्ता अभी तक के इत्तलात के मुताबिक मुनक़ता हो गया है। सिंध की बात करें, वहाँ पर रात गए बादल बरसे, लाड़काना में मूसलाधार बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गम्बट और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। खैरपुर, नौशहर फ़िरोज़ में भी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ये सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है, मज़ीद बारिश भी होगी। तो अपने आप को महफूज रखिए, कोशिश करें कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि वल्नरेबल है, जहाँ पर बारिश का पानी आ सकता है, जहाँ पर फ्लड आ सकता है या फिर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, तो अपनी घर वालों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर कुछ वक्त के लिए कहीं और चले जाइए। जिन लोगों का घर ही ऐसी जगह पे है, फिर वो अपने घरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते। जान से बढ़कर जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जान से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता। आप लोग कुछ मूव कर जाएं तो वो ज्यादा मुनासिब होगा, आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बारिशों की, तो मुल्क भर में जिस तरह से पहले ही सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब का खतरा जो है अभी टला नहीं है। बारिशें कुछ अरसे के लिए रुक जरूर गई हैं, कुछ दिनों के लिए रुकी जरूर थी। दरिया सतलुज की बात करें तो वहाँ पर दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। कसूर के अब 30 से ज़ायद देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दरिया सिंध में गद्दू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब सतलुज की मैं उस दिन भी बात कर रही थी कि सतलुज में नॉर्मली तो पानी होता नहीं, हमने हमेशा सतलुज को खुश्क ही देखा है, लेकिन अब इंडिया में चूँकि पानी, वहाँ पर भी बारिशें हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, तो उन्होंने पानी छोड़ दिया, यहाँ लोग डूब गए। अब यहाँ पर लोग डूब गए, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दरिया चनाब भी उधर भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मराला, खानकी और कादराबाद के मुकाम पर आज सुबह 11 बजे ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुतवक्के है, और मानसून बारिश और सैलाब से 26 जून से 24 अगस्त तक
798 अफराद अनफॉर्चुनेटली जान से जा चुके हैं और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। 7000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,06,000 से ज़ायद अफराद को बचाया गया है। गिज़र की बात करें तो वहाँ का इलाका है तालीदास। यहाँ पर ग्लेशियर फटा है जिससे 300 से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं, 50 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं, 50 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है और झील बनने से तालीदास के मकाम पर सड़क बंद कर दी गई है। अब जो तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान है उनका भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कई जगह पर इंतजामात किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना वो किया जा रहा है। अब लेट्स सी आगे आने वाला वक्त जो है या आगे आने वाली प्रेडिक्शन जो है उससे किस तरह से हुकूमत का ये भी काम है ना कि इन इलाकों में खास तौर पर शेल्टर लोगों को प्रोवाइड कर दें, कम से कम आर्जी तौर पर वो कहीं पे शिफ्ट हो जाएं, खाने पीने का थोड़ा इंतजाम कर दें, फिर उनके बिस्तर का वो इंतजाम कर दें आर्जी तौर पर। ये ग्लोव का सिस्टम जो है ना जिसके बारे में पहले से कहा जा रहा था कि भाई ये आउटबर्स्ट हो सकता है, मेल्ट क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये आउटबर्स्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया गया और ये प्रायोरिटीज हमें नज़र भी आ रही हैं कि ये बिल्कुल भी तरजीहात में शामिल नहीं था। खैर जी आगे बढ़ते हैं और KPK की भी आपको सूरत हाल बतानी है। सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक महफूज शत और रहने की जगह की तामीर उनके लिए सबसे मुश्किल मरहला साबित होता है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज प्रोग्राम के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जिसके तहत 8 लाख माहौल दोस्त घर तामीर हो चुके हैं और मजीद घरों की तामीर भी की जा रही है। आपको पता है 2022 का जो सैलाब आया था जिसमें सिंध के बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं वो बहुत अफेक्ट हुए थे, फिर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत 2.1 मिलियन तकरीबन 21 लाख के करीब घर बनाए जाने थे और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 लाख के करीब घर जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया जी, वरना तो नॉर्मली हम देखते हैं कि सिर्फ बातें, वादे, दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अब चूंकि हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी अगर इसी मॉडल के तहत घर बना दिए जाएँ, लोगों को छत दे दी जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त बेघर हैं और बहुत सारे लोगों के जो घर मकान टूट गए या तो उन्होंने किसी जगह पे पनाह ली हुई, अगर उनके लिए भी हुकूमत वहाँ पर कुछ कर दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट के घर जो है ना वो बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खैर इसी तर्ज के ऊपर माहिर तामीरात हैं यास्मीन लारी साहिबा, उन्होंने सस्ते पायदार और माहौल दोस्त घरों का मॉडल मुतारिफ करवाया जो मुतासरीन के लिए काबिल अमल और देर पा हल करता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन को शदीद मदद की ज़रूरत है और KP हुकूमत ने इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि 10 लाख उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और 3 लाख उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये रकम काफ़ी है इस महंगाई के दौर में? क्या एक शख्स जिसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है 10 लाख के अंदर वो अपने घर को दोबारा से रीबिल्ड कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है? 10 लाख रुपए दे दिए जाएं या फिर उनको घर बना के दे दिए जाएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है जो उनको वाकई जो है वो शेल्टर फराहम कर सकता है? इसी मौजू पर आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पाकिस्तान के नावर माहिर तामीरात और समाजी शख्सियत हैं यास्मीन लारी साहिबा। यास्मीन लारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अब सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रकम का मुआवजे का ऐलान किया है, आपको लगता है ये इनफ होगा लोगों के घरों की तामीर नौ के लिए? देखो बेटा, बात ये कि सिर्फ एक कमरा बनाने से काम नहीं चलता है। अभी देखिए ना, जब सैलाब आता है या जो हालत हम देख रहे हैं अभी, उसमें ये होता है कि जो कंक्रीट के घर बनते हैं वो तो अगर जब गिरते हैं तो वो तो इंसानों की जानें ले लेते हैं। तो अभी तो कंक्रीट का तो बिल्कुल कोई चीज़ बनाने ही नहीं चाहिए। मेरा अपना नज़रिया ये कि हमें जो पुराने तरीके हैं, हमको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त एक धिज्जी का तरीका होता था जो बड़ा रेजिलियंट भी होता था, जिसमें कि लकड़ी होती थी। अब लकड़ी को ना इस्तेमाल करें, बैम्बू को इस्तेमाल करें, लेकिन वही चीज़ लें और वो बड़ा लाइट होगा, क्योंकि लाइट स्ट्रक्चर होते हैं तो अगर गिरते भी हैं तो किसी के डैमेज नहीं करते, इंसानों की जानों को नहीं ख़त्म करते। कंक्रीट एक तो बुरी तरह से बनता है, कभी आप नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी सही होगी। शहरों में आपको पता है कि क्या हाल है, इमारतें गिर जाती हैं क्योंकि कंक्रीट नहीं लोगों को आता कैसे किया जाए, और उन इलाकों में तो बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा तो नज़रिया ये है कि आप जाएं, जो पुराने तरीके हैं उनको दोबारा अपनाएं, उनको करें तो आपकी रेजिलियंस आएगी, यू विल बी एबल टू सर्वाइव मच बेटर। इसके अलावा अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है, वहाँ कोई टॉयलेट्स नहीं है और कोई किचन नहीं है, तो औरतों के लिए तो बड़ी मुसीबत है। तो वो तो बहुत ज़रूरी बात है कि फौरी तौर पे किस तरह से ये किया जाए, क्योंकि अगर खाने पीने की अशिया हैं भी, लेकिन वो पकाएं कहाँ पे?
तो बहुत सारी बातें ऐसी जो हमें फौरी तौर पे भी करनी बिल्कुल चाहिए। यास्मीन साहिबा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सही एक बात बात आप कर रही हैं। एंड सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर उनको चैलेंज का सामना नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी सेफ्टी हो और उसके लिए एक छत आपको मैसर आए जिसमें आपकी फैमिली, जिसमें आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी शामिल हैं, वो महफूज तरीके से सो सकें, रह सकें, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए ही हो। अब आपने जो मॉडल दिया है जिसके अंदर वो बैम्बूज के ज़रिए घर बनाए जाते हैं या फिर जो ऐसा मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि कुछ हद तक क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि वो आप बताइए कितना उसमें पैसा लगता है, कितना वक्त लगता है, एंड कितना प्रैक्टिकल है ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए। देखिए, ये बहुत आसानी से हो सकता है। स्वात में हमने पहले भी काम किया है, बैम्बू का इस्तेमाल वहाँ बहुत हमने किया था। ये मैं 2010 के फ्लड के बाद की बात कर रही हूँ। और वहाँ पे बड़े आसानी से अगर हम प्री फैब्रिकेशन में चले जाएं तो हर जगह ये चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं और बड़ी जल्दी ये बन सकते हैं। तो लोगों को फौरी तौर पर जो है वो छत मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं, जो कहती हैं। और इसके अलावा ये भी कि इस पैसे में न सिर्फ ये कि घर बनाएं, टॉयलेट बनाएं, किचन बनाएं, क्योंकि औरतें वरना उनका सर्वाइवल नहीं है। और इसके अलावा फिर ये भी है कि नॉर्मली हम देखते हैं ना, घरों की मजबूती के हवाले से भी कंक्रीट का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है ताकि घर जो है वो मजबूत हो। अब मौसम जिस तरह से सख्तियाँ आती हैं उनको बर्दाश्त करने की सकत भी रखता हो। जो आप मॉडल बात करी हैं वो मजबूती के लिहाज से कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, मेरे पास बांस का इस्तेमाल 2014 से हमारे पास बाकायदा एविडेंस मौजूद है जो हमने वहाँ पे किया था अपर सिंध के अंदर और खैरपुर में किया था, वो डीजी में एक्चुअली। और वो फिर हमने जब अभी 2022 का सैलाब आया तो मेरी 2 मंजिला इमारतें जो थी बैम्बू की, वो भी बड़े आराम से बिल्कुल बच गई थी, बिल्कुल ठीक थी। और वहाँ तो पानी बहुत खड़ा रहा, आपको याद होगा कि वहाँ 6-7 फुट तक पानी खड़ा रहा। जब पानी खत्म हो गया तो हमने चेक किया तो यहाँ प्लास्टर जरा उखड़ गया था, लेकिन बैम्बू तो बिल्कुल ठीक था। और बैम्बू तो जापान में इतना इस्तेमाल हुआ तो 400 साल से मैं देख के आई हूँ कि वहाँ बैम्बू चल रहा था। तो ये बड़ा रेजिलिएंट है। हमें समझना चाहिए कि कंक्रीट इज नॉट द आंसर, क्योंकि कंक्रीट जो है वो कभी भी आपको सेफ्टी नहीं देगा। और इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी मौसमी हालात जैसे हैं उसमें कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और पूरी दुनिया में अभी हो रहा है कि कंक्रीट का इस्तेमाल अब ख़त्म कर दिया जाए। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि ये चीज़ें बनाई जाएं जो हमारी पुराने ट्रेडिशंस की भी हैं और लोग जानते भी कैसे करना है, इनको सिखाया भी जा सकता है। और हुकूमत सिर्फ पैसे ना दे, बाकायदा उनको सिखाए कि क्या क्या यास्मीन साहिबा कि ये जो आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ बात नहीं करी, आपने एक मॉडल बनाकर प्रैक्टिकली पेश भी किया और सामने भी रखा है कि भाई ये इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, ये रिलायबल है। क्या आपसे किसी ने रब्ता किया स्पेशली 2022 के बाद कि भाई आके आप जो है ना ये मॉडल इसको एक बड़े वसी पैमाने पर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द लोगों को रहने की जगह फराहम हो सके? बेटा, आई विश कैसा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ करप्शन लेवल्स इतनी ज्यादा हैं कि फिर उसमें पैसा लोगों को बनता नजर नहीं आता ना। तो जो कंक्रीट है उसमें हर कोई पैसे बनाते हैं। आपको याद होगा 2005 में कितने स्कूल गिरे थे, क्योंकि वो तमाम बिल्डिंग जो थी बहुत बुरी तरह से बनाई गई थी। तो यही होता है ना, सीमेंट का प्रिफरेज होता है, चीजों का प्रिफरेज होता है, तो लोग उसमें खुश होते हैं। तो कभी भी ये नहीं लोग सोचते कि भाई इससे आप माहौल में और ज्यादा आलूदगी कर रहे हैं, आप ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बैम्बू का तो हमें पता है कि इट्स अ प्रूवन थिंग। अभी तो लोग कहते हैं कि बैम्बू इज द 21st सेंचुरी स्टील, और हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो। इन पाकिस्तान अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए या गवर्नमेंट इसको वसी पैमाने पर करना चाहे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? एंड देन मैं चाहूँगी कि आप एक सर्टेन अमाउंट भी बता दीजिए कि एक घर को तामीर करने में कितने पैसे लग जाते हैं। पहली बात है कि बैम्बू इज वेरी इजीली अवेलेबल और बहुत हम पैदा कर रहे हैं, बेनतहा हमारे पास है कि मैं और भी करना चाहिए, आई एग्री है। इसमें आपके घर जो है बड़े आराम से बच जाएंगे। मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास 3.5-4 लाख रुपए भी अगर आप लगाएंगे तो आपको 2 कमरे, एक बरामदा मिल जाएगा, एक बाकायदा आपको किचन मिल जाएगा, आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा उसमें मेरा ख्याल है कि पैसों को लगाना चाहिए कि बेनतहा प्लांटेशन करें, पानी को रीरूट करने के लिए चीज़ें बनाएं। ये हम बनाते हैं गेबियंस, जो नेचुरल गेबियंस होते हैं, ताकि जो पहाड़ हैं उनमें से चीज़ें गिरती हैं उनको भी संभाला दिया जाए। और ये बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं। पैसा जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो इसलिए मेरा ख्याल में अब हमें बदलना चाहिए तरीका। ये जो कंक्रीट की चीज़ें हम देते हैं ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आपको ये मालूम है कि आपको क्या लगता है मेंटली तौर पर हम कितने तैयार हैं इन घरों की तरफ एक तो शिफ्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा हो रही है, सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं या ज़लज़ले इवन ज़्यादा आ रहे हैं,
हैं, जिस तरह आपने जापान का भी जिक्र किया, वहाँ पर भी इसीलिए इस तर्ज तामीर को ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर पर केपी और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करने के लिए तैयार आपको इस वक्त नज़र आ रही है? अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि किसी की तवज्जो इस पे है ही नहीं कि जो मौसमी हालात हैं और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, नोबडी सीम टू बी बॉदरिंग। दरख्त भी काट रहे हैं, एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कोई मुझसे बात करेगा नहीं। मैं तैयार हूँ, मैंने नक्शे तैयार कर दिए हैं। जो चाहता है वो बना ले और फौरी तौर पे ये बन सकते हैं। मतलब विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके सारे घर जो है तैयार हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कमाल कि ये आपने जो बात हमारा किया एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमें आज मौका मिला है कि हम आपको अपना ये प्लेटफॉर्म दे सकें और आपकी आवाज़ जो है ना उन हलकों तक पहुंचा सके बेसिकली जिन्होंने ये सारे डिसीजंस लेने हैं। यास्मीन लारी साहिबा, थैंक यू सो मच। जनाब खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई देख रहा है तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और वो तमाम लोग जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, जो अपने घर वालों को लेकर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, जिनके सर पे कोई छत नहीं है, उनको आप पैसे देने की बजाय अगर ये बनाकर देते या फिर उनको ट्रेन कर दिया जाए कि किस तरह से वो अपने घर बना सकते हैं तो बहुत कम कीमत पर ये घर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन किया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनका ये एग्जैक्टली। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं जिसमें एक बड़ी अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बांग्लादेश का तारीखी दौरा किया है, जो कि 13 साल के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। अब इस दौरे से दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसकी नई राहें खुलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। इसहाक़ डार ने बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकातें की और दोनों ममालिक के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन मुआहिदों में नुमाया शिक जो है वो सिफारतकारी और इसके साथ साथ हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने से मुतालिक भी बात की गई है। और कौन कौन से MOUs पर दस्तखत हुए हैं इसके ऊपर ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा और सफ़ीर एजाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं डिप्लोमेसी को और उनसे ये जानते हैं कि ये जो अब नई टाइज़ हमारी बांग्लादेश के साथ बन रही हैं उससे वो क्या एक्सपेक्ट करें और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे एंड गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस विजिट ऑफ इसहाक़ डार साहब? मैं समझता हूँ कि बहुत अहम पेशरफ्त है। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात पहले भी कोई ऐसे अदवार आए हैं जिसमें नॉर्मल थे। खालिदा जिया साहिबा का दौर था, उससे पहले जनरल इरशाद थे, जनरल जियाउर रहमान के दौर में। लेकिन जो इस दफ़ा का फ़र्क है वो ये है कि पिछले 11 साल में शेख हसीना ने इतनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भर दी थी कूट कूट कर और सारे राब्ते रिश्ते काट दिए थे। और अफसोस ज्यादा इस बात का है कि वो उन्होंने किया हिंदुस्तान के इमाम पर, और हिंदुस्तान को उन्होंने इतनी जगह दे दी बांग्लादेश के अंदर, इतनी जगह दे दी कि इंटेलिजेंस उनके हर शोबे में कि खुद बांग्लादेश के अवाम जिच पड़ गए और उन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इसलिए इस दफा जब ये दोस्ती दोबारा शुरू हो रही है या ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे हैं, ये इसमें बांग्लादेश का ज्यादा अपना हाथ, वो अपनी ख्वाहिश है उनको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान के साथ अब उनकी एक कदरे मुश्तरक बन गई है। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की बालादस्ती की ख्वाहिश से तंग है और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की धौंस की सियासत और पॉलिसी से तंग है। तो दोनों ममालिक जो हैं वो ये समझते हैं कि बर्रे सगीर में या पूरे जनूबी एशिया में जो अमन नहीं हो सका उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान अपने हमसायों के साथ वो सलूक नहीं करता जो एक तवक्को की जाती है कि बड़ा मुल्क होने के नाते उसको करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बुनियाद बनी है। और अभी जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे एग्रीमेंट्स किए हैं या उसके बाद भी जो आपस में रवाबित होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं सिर्फ एक उसमें एहतियात का दामन साथ रखना चाहूँगा, वो ये है कि पहली जो बुनियाद होनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्तिसादी ताल्लुकात की और दूसरी होनी चाहिए सकाफती। देखिए इक्तिसादी पहले भी थे, इस तरह थे कि वहाँ से पाकिस्तान के सनतकार वहाँ जाके किया करते थे क्योंकि उनके पास कोटा था ज्यादा LDCs का। अब
चूंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अमेरिका के टैरिफ निस्बतन कम है, तो शायद बांग्लादेशी सनतकार यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें। इक्तिसादी ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो उससे यानी दोनों मुल्कों के ताउन जो है वो उसकी बुनियाद अच्छी। हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब हम सफ़र है इससे हम नवाई दोबारा से शुरू होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है हमें इन ताल्लुकात के अंदर सवाल करने। बिल्कुल एजाज साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी नज़र में काबिल ज़िक्र डिप्लोमेटिक संग मील इस दोबारा से रिवाइवल का और दोबारा से दोस्ती जो हुई है और ताल्लुकात बहाल हुए हैं, आपकी नज़र में डिप्लोमेटिक संग मील कौन सा अहम जो है वो अबूर हुआ है? जी, उस तरह तो बहुत सारे ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और उसमें जो मैंने एक इक्तिसादी पहलू बताया, दूसरा सकाफती बुनियाद है। देखिए, सकाफत में बांग्लादेश जो है उसके अवाम हमेशा से आगे रहे हैं। ये उस वक्त भी जब ये एक मुल्क होता था तब भी हम देखते थे कि बंगला इंटेलेक्ट, बंगला जो शख्स है वो बड़ा यानी हमेशा आगे ही था, और पाकिस्तान की बुनियाद भी आपको पता वहीं से आगाज हुआ था 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर इक्तिसादी और सकाफती बुनियाद बेहतर हो जाए, जिसके लिए 6 एग्रीमेंट जो हैं ये सारे के सारे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को आइंदा आने के लिए जो मुश्किल दिनों हैं, जो मुश्किल मौजूआत हैं, जिसमें आपको पता है कि वहाँ पे एक सेगमेंट है जिसको हिंदुस्तानी हवा देते हैं कि जी अपॉलॉजी को और ये वो इशू रेज करें, वो भी खुद बहुत सेटल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी हम आहंगी है, जो लोग हैं वो चाहते हैं। मैं खुद जब शेख हसीना का दौर था तो उस वक्त गया था बांग्लादेश, और मैंने वो घुटन महसूस की थी। उसके बाद दोबारा जब गया, जब ये तब्दीली आ चुकी हुई थी, तो मैं महसूस कर सकता था कि फिजा बदल गई थी। मुझे बड़े आराम से मिलते थे जो लोग मेरे जानने वाले थे, पहले वो बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो अब पाकिस्तान की तरफ आप देखेंगे कि मामलात आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं और अवामी लीग के लोग जो हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। हमें बड़ी दानिशमंदी से इस मामलात को हैंडल करना पड़ेगा, और एहतियात के साथ हैंडल करना पड़ेगा। एजाज चौधरी साहब, ये चीज़ बताइएगा कि ये जो अब नई टाइज हमारी बांग्लादेश के साथ बनती जा रही हैं, जो कि बहुत खुश आइन भी है, क्या हम इसको ये समझे कि ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और बांग्लादेश के साथ हमारी एक हिस्ट्री भी है, या फिर इससे राइट नाउ इस कंडीशन के अंदर या इस टाइम के अंदर हमें मजीद फायदा भी हो सकता है? फायदा तो यकीनन होगा। देखिए, इस वक्त हमारे खित्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोजा जंग हुई है, और उसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जारहियत की थी। अच्छा, ये जारहियत सिर्फ हमने तो नहीं सही, इसी किस्म की जारहियत जरा और अंदाज में बांग्लादेश में भी हुई है, नेपाल में भी हुई है, वहाँ इकोनॉमिक एम्बार्गोज लगे हैं, मालदीव पे भी हुई है, श्रीलंका पे भी हुई है। तो चुनांचे अगर बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा ताल्लुकात को बेहतर करता है, तो एक बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है कि अब इस खित्ते में अमन के लिए ये सारे ममालिक जो हैं, जो सार्क के ममालिक थे माइनस इंडिया, ये मिलकर एक नया बैलेंस ऑफ पावर दे सकते हैं इस खित्ते को। तो ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें इसको बतदरीज चलना चाहिए, पहले इक्तिसादी और सकाफती बुनियाद फराहम करें, और उसके बाद फिर हम सियासी अमूर पर भी बात करें और खित्ते के अमूर पर भी बात करें। जो मेरी इतला ये है कि वहां पे सार्क पे भी बात हुई है कि सार्क आपको पता है बांग्लादेश में 1985 में बनी थी। तो इस वजह से बांग्लादेश जो है सार्क की हमेशा ओनरशिप लेता है कि नहीं, इसको आगे चलना चाहिए। सार्क में बहुत काम भी हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान की हटदर्मी की वजह से नहीं चल रही। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा अच्छा मौजूद है। तो आगे अभी बहुत सारी मंजिलें हैं खित्ते के हवाले से, सियासी अमूर के हवाले से, लेकिन फिलहाल जो है वो अगर इक्तिसादी और सकाफती मैदान में ताउन जो है वो मजबूत हो जाता है और एक अच्छी बुनियाद बन जाती है, तो मुझे इन ताल्लुकात में बहुत ज्यादा यानी पोटेंशियल नजर आ रहा है। बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, और पाकिस्तान को अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के लिए खास तौर पर साउथ एशिया के अंदर इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है ना वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। ऑल्दो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी तारीख बांग्लादेश के साथ वो बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन लेट्स होप कि आगे बढ़ते हुए हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर भी होते जाएँ इंशाल्लाह। साउथ एशिया के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में स्कूल जाने वाले बच्चों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ग़िज़ाई कमी का शिकार है।
एक हालिया आदादोशुमार सामने आए हैं जिसके मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 30% बच्चे जो हैं वो कद के मसले का शिकार है, यानी कि उनकी सही तरह से ग्रोथ ही नहीं हो पाती, उनकी नशोनुमा नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली। और जबकि 25% ऐसे हैं या इससे ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनको वजन की कमी का भी जो शिकार हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाती, हड्डियों का मसला होता है, दांतों के मसाइल हैं, एंड देन पढ़ाई पर यकसुई के साथ यानी कि उनके फोकस का मसला भी शुरू हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ को अब टैकल किस तरह से करना है, क्योंकि ये अब हकीकत बन चुकी है और ये हमारे सामने है। एक बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा सिर्फ उसके मुस्तकबिल नहीं बल्कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के साथ भी जुड़ी हुई होती है। जब बच्चे सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा हासिल करते हैं तो ना सिर्फ वो बेहतर पढ़ाई करते हैं बल्कि अपनी सलाहियतों को ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में निखार भी सकते हैं। इसी तनाजुर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक इकदाम जो है वो किया गया है। उनके मैदान में एक खुश आइंद कदम सामने आया है। पाकिस्तान भर के स्कूलों में बच्चों की तालीमी इस्तेदाद और ख़ास तौर पर स्पीकिंग स्किल्स को फ़रोग़ देने के लिए हम नेटवर्क और नेस्ले पाकिस्तान ने इश्तराक किया है। इस इश्तराक के तहत एक याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं जिसके ज़रिए मुल्क भर में बच्चों के लिए दिलचस्प और मालूमाती स्पेलिंग विज़ मुकाबले किए जाएंगे। और ये इकदाम इस बात का सबूत है कि अगर हम बच्चों की तालीम और नशोनुमा को साथ लेकर चलें तो हमें उन्हें न सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान बनाने के अंदर उनकी हेल्प कर सकते हैं बल्कि जहनी तौर पर भी उन्हें हम मजबूत भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना बात की जाए और इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए कि किस तरह से ये बच्चों को हेल्प करेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर ब्रांड मैनेजर नीडो नेस्ले पाकिस्तान फरियाल नथानी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। फरियाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इकरा नईम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन है। इकरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। कैसी हैं आप फरियाल? सबसे पहले तो ये बताएं, एंड व्हाट डज नीडो स्टैंड फॉर as a brand? So Nido basically has two elements. One is the growing up formula जो कि छोटे बच्चों के लिए है, 1 year and 3 year old के लिए। और फिर दूसरा जो है वो स्कूल एज न्यूट्रिशन होता है जो 5 year and above बच्चों के लिए होता है। So this is a fortified supplement जो बच्चों को immunity, growth and learning के लिए हेल्प कर रहा होता है। एंड पाकिस्तान में काफ़ी सालों से Nido प्रेजेंट है। So happy to be on the brand. और डेफिनेटली हाँ, और मुझे याद है बचपन से लेकर अभी तक, हमारे बचपन में तो शायद नहीं था उस टाइम पर नीडो, लेकिन हमने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए हमेशा देखे हैं। एंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। डेफिनेटली ये ऑल्टरनेट जो है ना वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इकरा, मैं आपसे चाहूँगी कि नीडो के बारे में, इसके न्यूट्रिशंस के बारे में ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें दिया जा रहा है एसएस के लिए, तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सामने एक चीज़ मौजूद है, आपके सामने नीडो का पैकेट मौजूद है, उसके आप लेफ़्ट साइड पे देखें एक पूरा न्यूट्रिशन टेबल है जिसमें बहुत अच्छी तरह कौन सा न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है अच्छी तरह मेंशन है। साथ डाइटरी रिकमेंडेड इनटेक के परसेंटेज भी मेंशन है। अगर आप देखें वहाँ पे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन, ये सब कुछ मेंशन है। साथ उनके DRIs मेंशन है कि अगर आप एक सर्विंग ले रहे हैं तो आपको डेली की जितनी अमाउंट चाहिए उसका कितना नीडो आपको प्रोवाइड करना है। अगर हम बच्चे को इसके अलावा कोई चीज़, उनके कोई डाइटरी सप्लीमेंट या कोई खुराक देते हैं तो क्या बच्चों का वो पूरा नहीं हो पाता ये तमाम चीज़ें? नहीं, देखें जो खुराक है ना उसका नेमुल बदल नहीं है, कुदरत का नेमुल बदल कभी भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उस नेमुल बदल से हमें जितना मिल रहा है क्या वो हमारे बच्चे के लिए काफ़ी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम उनको दे रहे हैं उनकी बॉडी वो यूटिलाइज कर रही है, वो यूज़फुल है उनके लिए या नहीं। कभी भी नेचुरल से इनकारी नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो नीडो है सप्लीमेंट है, फोर्टिफाइड है, वो एक एनहांस करने के लिए है कि जो डेफिशिएंसी हमारे नेचुरल सोर्सेज से रह रही है वो हम इससे ओवरकम कर लें। ठीक है फरियाल, लोगों को अवेयरनेस है कि हमने अपने बच्चों को देना क्या है, चूँकि अब हर ब्रांड पे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं और अब पढ़े लिखे पेरेंट्स भी हैं, तो वो आपको लगता है कि अवेयर हैं कि अपने बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना? देखिए, आज की जो माँ है ना वो पढ़ी लिखी माँ है, वो एजुकेटेड है, वो क्वेश्चन भी करती है, वो रिसर्च भी करती है और वो कंपेयर भी करती है। तो वो फॉल्स क्लेम्स को बिलीव नहीं करती, उसको अपना होमवर्क किया हुआ होता है उसने। एज नीडो आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मेंशन हुआ हुआ है हमारे पैक पे भी, हमारी एडवर्टाइजिंग पे भी कि हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। एंड वी एक्चुअली डिलीवर द प्रॉमिस दैट वी गिव टू द मदर्स।
डेफिनेटली। और वो हमें नज़र भी आ रहा होता है कि किस तरह से सोशल मीडिया आप सब कुछ बता देता है, लाइव आपको पता चल जाता है। अच्छा, आजकल के वालिदैन जो है वो सिर्फ ग़िज़ाइयत नहीं बल्कि अपने बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। हाउ योर ब्रांड इज़ हेल्पिंग द पेरेंट्स कि उनके बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन ना हो या फिर उनका फ्यूचर जो है वो हेल्थ वाइज ख़राब ना हो। तो नीडो का प्रॉमिस जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी है। सो काफ़ी माओं का कंसर्न इस एज ब्रैकेट के जो बच्चे होते हैं ना 5 to 10 ईयर्स, उन मोस्ट ऑफ देम की माओं का ये कंसर्न होता है कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे, वो पढ़ाई में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो उसमें, सोशली वो एक्टिव हो। ये मेजर कंसर्न्स हैं जो माओं के होते हैं आज के ज़माने में जो हैं जो आपने गिनवाए हैं। इसके अंदर आपका ब्रांड हेल्प करता है डेफिनेटली। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नीडो टॉक्स अबाउट। सो नीडो की जहाँ फंक्शनैलिटी आ जाती है इंग्रेडिएंट्स के साथ, पर हम एक इमोशनल एम्बिट पे जो मदर्स की रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस कर रहे होते हैं, और ये सारी हम बेनिफिट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन के भी थ्रू। तो नीडो इज फंक्शनल एंड इमोशनल बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा फरियाल, बहुत सारी मिथ्स ना हमारी सोसाइटी में बड़ी आम होती हैं, तो बच्चों की नशोनुमा को लेकर, ग़िज़ाइयत को लेकर भी बहुत सारी मिथ्स हैं। कोई ऐसी कॉमन मिथ्स हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? डेफिनेटली। एक मिथ है सारा दूध एक जैसा नहीं होता। प्लीज़, जस्ट बिकॉज हमने बचपन में खुला दूध पिया और आज के बच्चे की रिक्वायरमेंट देखिए बहुत फ़र्क है। वो उस टाइम के खुले दूध में और अब के खुले दूध में बहुत फ़र्क है। इट्स नॉट एज प्योर एज जो उस वक्त होता था। तो आज के बच्चों की, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है, उसकी बॉडी फ़र्क है, उसके चैलेंजेस फ़र्क हैं। उसके लिए फोर्टिफिकेशन के साथ साथ ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे नीडो के पैक में होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं उनकी इम्यूनिटी, ग्रोथ और लर्निंग के लिए। दिस इज़ समथिंग आई वांट टू मेक श्योर कि लोग अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह छोटे बच्चों के कपड़े फ़र्क हो सकते हैं बड़ों से, छोटे बच्चों की किताबें फ़र्क हो सकती हैं बड़ों से, उसी तरह छोटे बच्चों का दूध भी फ़र्क होना चाहिए। हम बड़ों जैसा नहीं हो सकता। वो कहा जाता है घर के बड़े समटाइम्स ये भी कहते हैं हमने तो अपने बचपन में ऐसे किया था, हमने तो अपने बच्चे को ऐसी चेंज हो चुका है, हमें वक्त के साथ बच्चों की एक्टिविटीज चेंज हो गई हैं, बच्चे बहुत इकरा मैं इसी एक मिथ में एक बात करना चाहूँगी। देखिए हमारे बच्चों में ना 49.1% अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आयरन की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे हम लोग फॉल कर रहे हैं 50%। और अगर हम इसको देखते हैं ना, इसी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें 53.9% अनीमिया कॉज कर रहा है। अनीमिया अल्टीमेटली लीड टू लेथार्जी, डिक्लाइन कॉग्निटिव स्किल्स, लो स्कूल परफॉर्मेंस। नेपोलियन ने कहा था आप हमें अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। माँ कौम बनाती है, कौम मुस्तकबिल बनाती है। जो हमारे बच्चे हैं वो मुस्तकबिल हैं। जिस तरह आज का मुस्तकबिल हम हैं, तो हमारे आने वाले बच्चे आगे का मुस्तकबिल हैं। और तो आपने आयरन की बात की, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आयरन की जो डेफिशिएंसी है, फिर वो ज़ाहिर बच्चों से जब ट्रैवल करके वो बड़े टीन एज में जाते हैं, फिर हमारी एज में पहुँचते हैं या उसके बाद, तो आयरन की डेफिशिएंसी साथ साथ चलती है। नॉर्मली हमने देखा है कि तकरीबन हर दूसरे बंदे में आयरन डेफिशिएंसी है। नीडो के साथ ही शहजादा का वक्फा है, एक ऐड है, उन्होंने कहा था हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का मुझे लगता है बच्चा नहीं, अभी तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा है 90% पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो एनेमिक है। अच्छा, इन द एंड मैं ये जो अब एक नया वेंचर शुरू होने जा रहा है नीडो एंड हार्म नेटवर्क के इश्तराक से, स्पेलिंग विज, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों शुरू किया गया, क्या गोल्स रखे गए हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि नीडो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। इसी को आगे ले जाना चाह रहे थे हम एज नीडो, और हमने पार्टनरशिप करी है हम के साथ, जहाँ पे हम लिटरेसी को आगे ले जाना चाह रहे हैं, स्पेलिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट को, कॉन्फिडेंस को, वे ऑफ एक्सप्रेशन हम बेहतर करना चाह रहे हैं बच्चों के अंदर। वी वांट कि वो उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस हो और वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड हो, जिसके थ्रू ये एक उनको एक बूस्ट मिले। विच इज़ वाई नीडो ने पार्टनर किया है हम स्पेलिंग विज के साथ, जहाँ पे हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मोर देन 250 स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे। और देयर आर अराउंड 20,000 प्लस किड्स जो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। हर सिटी से जो विनर्स होंगे वो इवेंचुअली फाइनलिस्ट बनेंगे और वो लाहौर में उनका फाइनल कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन की ज़रूरत आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में क्यों महसूस हुई? हमारे बच्चों में स्पेलिंग के प्रॉब्लम्स किस तरह से आइडेंटिफाई हुए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन बहुत फ़र्क है लोकल स्टैंडर्ड से। हम एज नीडो ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी बच्चा पीछे ना रह जाए।
हमें ये लगा कि अगर हम उनको एकेडमिक बूस्ट देना चाहते हैं तो एनी सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमें उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ये बेस्ट पार्टनरशिप हमें फील हुई, जहाँ पे बच्चा फोकस भी इंक्रीज़ कर देता है अपना, जहाँ जब वो लर्न करने लगता है स्पेलिंग्स, एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों के अंदर जब वो एक कंपटीशन का पार्ट होते हैं। एक्सपोजर देना उनको बहुत ज़्यादा Yes, ज़रूरी होता है। exactly. राइट नाउ जिस एज के अंदर हम हैं, AI और इन सब चीज़ों की Yes. वजह से हम इतना उस पर रिलायंस करने लगे कि करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज की जो आपने बहुत बात की ज़रूरी वो है। कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो Yes. चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन, ये बहुत Thank you अच्छा so वेंचर much. है। आई होप इसी तरीके से आगे चलता रहे और बच्चों के लिए hope so काम too. करता रहे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन द एंड फरियाद? No, I would just encourage all schools to participate in this competition and give the students a chance to be out there and be recognized on a national level. And मैं माओं से भी encourage करूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ इस competition का हिस्सा बनाएं और अपने बच्चों को encourage करें। अगर ये competition नहीं तो किसी और तरीके से भी उनकी learning और उनकी growth को जारी रखें और नीडो को अपना साथी समझें इस जर्नी के अंदर। हेल्दी एक्टिविटीज में अपने कहना बच्चों चाह को रही रखें। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी और बहुत मैं समझती हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है एज अ हेल्थ केयर पर्सन मुझे कहना चाहिए जो भी प्लेटफॉर्म मुझे मिले कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जितना ही मजबूत हमारी बुनियाद होगी उतनी मजबूत हमारी इमारत होगी। तो हमारे बच्चों में हम लोगों को ये ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हम उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को मीट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं। सिर्फ बात नीडो की नहीं है, सिर्फ बात किसी और ब्रांड की नहीं है। अब जिस तरह नीडो ट्रांसपेरेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है उन डेफिशिएंसीज को कवर करने का। राइट। तो अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखें, देखें कि किस एज पे उनको क्या चाहिए और उसको पूरा करें ताकि आज का मजबूत मुस्तकबिल कल के लिए हमारे लिए मजबूत। अरे वाह, क्या क्या बात है। बात है। अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के लिए बहुत हाँ जरूरी जी। है। इकरा, बहुत शुक्रिया आपका एंड फरियाल, थैंक यू सो Thank मच you so much. फॉर जॉइनिंग अस। Thank you बड़े so अच्छे much. तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को। जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की आपने Yes, बात की। इन yes. 3 शहरों के तमाम स्कूल जो हैं वो तैयार हो जाएं। आप लोगों ने अगर अपने बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स जो है, अपने बच्चों को आपने स्पेलिंग वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को प्रिजर्व करना है। मैं ये नहीं कहूँगी बढ़ाना है, Very प्रिजर्व कर important. लें तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये ब्रांड नीडो जो है वो आ रहा है और इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। क्रिकेट को पसंद करने वालों की जो नजरें हैं वो इस वक्त एशिया कप पर लगी हुई हैं जिसका आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। आप मेरी तरफ देखिए, आप मैं ये सोचूं जिनको नहीं भी पसंद ना वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो अपडेटेड तो लोग रहते हैं ना कम से कम क्रिकेट के बारे में। इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलने जा रहा है और ग्रीन शर्ट्स ने हालिया दिनों में कई अहम सीरीज भी खेली हैं जहां पर खिलाड़ियों की फॉर्म हो जाए, फिटनेस या फिर टीम कॉम्बिनेशन सब जेरे बहस रहे हैं और सब ही जो शोबे हैं ना वो कंसर्निंग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, फील्डिंग हो जाए, हर लिहाज से ही हमें बड़े बड़े चैलेंजेस देखने पड़े। अच्छा, इतने कंसर्न्स हमें नजर आए हैं कि हम सब जो है ना एज अ नेशन कंसर्न होकर रह गए कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हम तैयार हैं या नहीं है एशिया कप के लिए, इसके पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। आप सब उनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं। आप ये मेरी रेडी? आवाज की भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है जितनी पाकिस्तान टीम वो की। जितना आपकी पाकिस्तान की dedication टीम नजर आ रही स्ट्रगल होती कर रही है। है वैसे आपकी आवाज स्ट्रगल कर रही मुझे है। आपकी डेडिकेशन लेकिन फिर भी नजर आ रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर हियर टू टॉक अबाउट Yeah, इट। yeah, sure. आर वी रेडी फॉर एशिया कप? Ready for what? फॉर एशिया कप? No, I think we are ready for now associate member championships. एशिया कप तो बड़ा टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट हो गया। बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया। अच्छा। और आपको मैं ये बताऊं कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि ये एशिया कप इंडिया ने अब तो क्लियर हो ही गया होगा, उन्होंने कंसीड कर दिया है कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे लेकिन दे वुड लाइक टू प्ले, दे विल बी पार्ट ऑफ द कमिटमेंट्स ऑफ फलाना। वो सारा ब्रॉडकास्टिंग का होता है। आपको ये मैं बताऊं कि एशिया कप में 2 टीमें ऐड हुई हैं और वो ऐड की गई हैं। एक इन्होंने ओमान की टीम ऐड की और एक इन्होंने हांगकांग की टीम ऐड की। वो इसलिए ऐड किया है कि ब्रॉडकास्टर्स वांट कि इंडिया पाकिस्तान के एक तो मैच होना ही होना ना, जो पूल मैच हो, तो किसी तरह 2 हो जाए अच्छा और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर किसी तरह 3 हो जाए। अच्छा। अब आते हैं रियलिस्टिक चीज़ पे कि यूएई की टीम, ये क्योंकि दुबई में हो रहा है, अगर शारजा में लेकिन ये ऑब्वियस नहीं होता जा रहा कि 2 टीम्स, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है राइट नाउ, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के आगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, सबको पता होता है, इवन ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है। लेकिन आप ये सोचें
कि ये टीम जो कि पूरी बैलेंस्ड भी नहीं है, पाकिस्तान की टीम जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और एक आधा मैच इधर उधर हो जाए और इंडिया हार जाए तो टूर्नामेंट की जितने बिलियंस हैं वो पूरे हो जाए। ये इब्सन बट के ऊपर ही हम अपनी एक्साइटमेंट को भी रिलाई किया होता है। देयर आर नाउ अदर फैक्टर्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली द परफॉर्मेंस एंड द स्किल। आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है? कोई पोटेंशियल नहीं जी इस टीम में, लेड बाय अ मैन हु शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसकी अपनी इतना डिसअपॉइंट ना करें ना डॉक्टर उसकी साहब। अपनी जगह ही नहीं बनती T20s में। वो तो बल्कि उनकी तरक्की हो गई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में C से B में आ गए हैं सलमान अली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है कि आपका जो टेस्ट मैच का कप्तान है उसको आप D कैटेगरी में आपने कर दिया, और जो आपका मैक्सिमम रन गेटर है टेस्ट क्रिकेट में, जो नंबर 1 है 3 साल से, वो C में है, और जो खेल ही नहीं रहे शादाब खान की तरक्की हो गई, C से B में आ गए। हसन अली B में है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में दिस इज जस्ट दे रिडिकुलस, और इसमें तो कोई पैरिटी है ही नहीं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर ही रहे हैं, तो A कैटेगरी खत्म क्यों कर दी है, B से क्यों हमारी? देखिए जी, मैं तो एक साफ बात करूंगा, अगर A कैटेगरी खत्म हो गई इसका मतलब है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टॉक व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है? नहीं है, ओके चले नहीं है, मान लिया, तो किसका कसूर है? लेकिन 11-12 नए कॉन्ट्रैक्ट में डाले तो गए हैं डॉक्टर नहीं, ये जो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, इनकी परफॉर्मेंस में इनका कट कब होगा सैलरी का, और इनके जो है वो अकाउंटेबिलिटी कब होगी? अच्छा, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्लेयर चुने हैं उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री करके और एक लॉ करके। आप कह रहे हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले? कारकर्दगी आपकी है क्या? फिर तो B भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान टीम की लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस रही है, अच्छा, फिर तो C और D में सारे डाल दें। Now I hope एशिया कप की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। ये भी तनकीद की जा रही है बाबर आजम को नहीं शामिल किया गया। देखिए बात सुने, बाबर आजम, बाबर रिजवान बैकबोन हुआ करते थे टीम के। नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। राशिद अजीज ने एक बात की थी, आजकल सोशल मीडिया पे उसका बतंगड़ बन रहा है कि एनी डे बाबर आजम एक टांग पे भी खड़ा होके उनसे बेहतर है जो उसकी रिप्लेसमेंट आप लेके आए। अब लोग कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, आप उसको निकाल दें, बिल्कुल निकालें, आप डोंट सेलेक्ट हिम इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बट क्या जिसको आप लेके आ रहे हैं वो परफॉर्मर है? क्या वो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है? क्या वो बाबर से बेहतर है? या उसकी पोटेंशियल? कहा जाता है ना, नए लोगों को चांस देना है, ठीक है, नए लोगों को चांस देना है, लेकिन नए लोगों को पावर हिटिंग साइंटिफिक वर्सेस स्लॉगिंग में फ़र्क पता होना चाहिए, उनका डिफेंस होना चाहिए। 2-2 ढाई मैच खेल के अगर, और फ्रेंचाइज के कहने पे ये तो आपको साफ नज़र आता है कि 2 फ्रेंचाइजेज हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर, उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है जो कि अब इंक्रोच कर रही है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में। एक और शोबा है जिसमें पाकिस्तान बड़ा वीक है। वैसे तो हम हर चीज़ की बात करें, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब में, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग हमारी टीम से नहीं हो पाती। जब भी बड़ा इवेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, हम देखते हैं हमारी टीम पूरी कोलैप्स कर जाती है, प्रेशर नहीं हैंडल हुआ, खासतौर पर इंडिया के सामने आ जाए तो। देखो बच्चे, 2 चीज़ें होती हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक ये होता है कि आप किस सिस्टम से आए हो, और सिस्टम आपको ग्रूम करता है, और आप एलिवेट होते हो फ्रॉम बॉटम, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर आप आते हो जहाँ पे आपने स्पोर्ट्स एम्ब्रेला में एग्जिस्ट करना होता है। स्पॉटलाइट के नीचे आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना नज़र आना चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग जो है ये एक ट्रेनिंग है, कब आती है? जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपको स्किल सेट आपका पूरा, यानी कि अभी आपको अगर स्क्रिप्ट सारा आता है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रेशर हैंडल करेंगी। आप अनप्रिपेयर्ड आएंगी, आप प्रेशर में होंगी, नो मैटर आप कितने प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। सो आपके सिस्टम जो पाथवे है वहाँ पे ग्रूमिंग नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट तो होते हैं टीम के साथ। साइकोलॉजिस्ट यू नीड जब आप फुली इक्विप्ड हो। आपको, आपके पास गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो आपको मैकेनिक क्या करेगा? लेकिन समटाइम्स ये भी होता है ना कि स्किल भी आपकी है, सब आपको, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप प्रेशर इतना ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी बन जाती है। बड़ी क्यों ले लेते हैं आप प्रेशर? क्यों ले लेते हैं? लाइक इंडिया के सामने हम हमेशा नजर आता है अंडर प्रेशर। क्यों लेते हैं प्रेशर? बिकॉज आप बैक ऑफ द माइंड सब्लिमिनली कन्विंस्ड हैं कि दे आर बेटर देन यू। एग्जैक्टली हो गया, और फिर यू आर अंडर द स्पॉटलाइट। नफ्सियाती बर्तरी आप उनको पहले ही दे देते हैं। व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? इसके लिए तो बात करें कि क्या करना है। जो मैं आपको, मेरा गला इसीलिए बैठ गया कह के कि आपको अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कहने से नहीं होगी, वो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने से नहीं होगी। मॉडर्न क्रिकेट के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और आपको मानना पड़ेगा कि आपके प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। वो तो हमने नहीं माना। आप स्टेडियम बना देते हैं,
फिर आप आगे चलें देखें, एट द एंड जाते जाते ट्राई सीरीज से आपको क्या उम्मीद है? आप अफगानिस्तान से अगर जीत गए ना, अच्छा, तो इट विल बी अ मिरेकल। इट विल बी अ मिरेकल बिकॉज यू आर प्लेइंग इन शारजाह एंड दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स ओके and you do not have the potential to sustain quality spinners. वो 130-40 से आपको ज्यादा दिया ना T20 में, मतलब हम मैसेकर के लिए This तैयार means हैं। कि अफगानिस्तान बहुत बुरा खेलेगा। अफगानिस्तान इज द फेवरेट टू विन दिस आपको लगता है ट्राई, पाकिस्तान से कहीं बेहतर टीम है इस वक्त अफगानिस्तान? डेफिनेटली। चले लेट्स वेट एंड वॉच। हम फिर भी अच्छी उम्मीद, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देखने वाले जो है ये क्रिकेट के व्यूअर जो है वो डिसअपॉइंट हो, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़े ऑनेस्टली अच्छे तरीके से कैंडिड जो है ना, गाड़ी आपको बड़ा में अच्छा आप पेट्रोल डालो जी। तो गाड़ी चलेगी तो एक्सपेक्टेशन होएगी। जब गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन किस चीज से रखोगे? पहले फ्यूल भरवाना है हमें। फ्यूल भरवाना जरूरी है, फ्यूल चाहे जितना भी महंगा हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर Thank you so नुमान much, नियाज डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एशिया कप की तैयारी के बारे में हमें बताया कि कैसी तैयारी है हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या बनता है। आई होप कि अच्छा हो। आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर हमें जो है वो देनी है, प्यारों को खो देने से मुतालिक ये खबर है। जी, बड़ी जिसमें- दुख की खबर है। क्रिकेट से एकदम से हम उस तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये भी डिस्कस करना जरूरी है। इसमें क्रिकेट से भी वैसे दुख की ही वहाँ खबर भी ही दुख है। की खबरें हैं, लेकिन करनाब लम्हा जो है वो तब होता है जब कोई अपना दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसकी खबर तक ना मिले, यानी आपको खबर ही ना हो कि आपका अपना दुनिया से रुखसत हो गया, ना तदफीन का मौका मिले, ना कई लोगों को आखिरी दीदार का मौका भी नहीं मिलता। तो कई जो लवारिस लाशें हैं वो फिर सर्द खानों में पड़ी रहती हैं और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। ऐसे ये इंसान दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन उसके प्यारे उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इसी दुख को कम करने के लिए और इन बेनाम वजूदों को शनाख्त दिलाने के लिए लाहौर में मेरी पहचान के नाम से एक इंसानियत से जुड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो लावारिस लाशों की शनाख्त करके उन्हें उनके ख़ानदान और उनके प्यारों तक पहुंचाता है। हर वो लाश जो कभी गुमनामी के अंधेरों में खो जाती थी, अब जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने प्यारों तक पहुंच रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने सोचा कि इसको डिस्कस करें और आपको बताएं कि ये काम किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज मेरी पहचान जमील अशरफ साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए, मेरी पहचान सेंटर ये क्या है, कब से काम कर रहा है और क्या काम करता है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहचान एक फलाही मंसूबा है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के महफूज पंजाब के विजन के तहत स्टार्ट किया गया। इसका मकसद ऐसे अफराद जो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं और लावारिस होने के बाद घर से निकलने के बाद अपने वरसा के पास नहीं जा सकते, अपनी फैमिली का नहीं बता सकते, या ऐसे लोग जो डिफरेंट हादसात का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी हादसे की वजह से उनकी वफ़ात हो जाती है और उनके पास कोई भी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, तो उनको उनकी फैमिली तक पहुंचाने के लिए, उनको वेरीफाई करके उनकी फैमिली को शनाख्त करने के लिए एक मेरी पहचान का इनिशिएटिव लिया गया, जिसके तहत उनको वेरीफाई किया जाता है और उनके वर्षा तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी बताएगा जमील साहब कि वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, इसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लाश किससे बिलोंग कर रही है? इसके लिए हमारे साथ नादरा ताउन कर रहा है। इसके जैसे ही हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पर कहीं पर ऐसा जो है वाक़या पेश आया है, किसी की मौत वाक़या हो गई है या कहीं से कोई मेंटली चैलेंज पर्सन जो है वो मिला है, तो फौरी तौर पर मेरी पहचान टीम जो है वहाँ पर मौका पर जाती है। उनके बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और नादरा के लाइव सिस्टम के ज़रिए उनको वेरीफाई किया जाता है और उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई किया जाता है। नादरा हमें इसमें पूरी जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। लाइव सिस्टम में हमें उनके वेयर अबाउट्स, उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसके तहत उनकी फैमिली से रब्ता किया जाता है। ठीक है, मैं यही पूछने वाली थी कि क्या हमारे पास इतना डेटाबेस मौजूद है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकें। आई एम ग्लैड कि नादरा जो है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये बताइएगा कि अब तक ये प्रोजेक्ट को शुरू हुए अरसा कितना हो चुका है और क्या आपके पास कोई स्टैट्स हैं कि पहले कितनी बड़ी तादाद में ऐसी गुमनाम लाशें हुआ करती थी और अब इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद, मेरी पहचान के बाद, कितना ज़्यादा फ़र्क आया है? जी, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक जो है हर साल पूरे पंजाब में तकरीबन 3000 के करीब ऐसी जो लावारिस जो अफराद हैं जो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, वो मिलते हैं और सरकारी सतह पर उनको जो है पोस्टमार्टम के बाद जब वेरीफाई नहीं हो पाते तो उनको जो दफनाया जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2025 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था
और अभी तक हम तकरीबन इस प्रोजेक्ट के थ्रू 1250 के करीब अननोन जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वेरीफाई कर चुके हैं, जिसमें से 800 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी शनाख्त जो है हुई और उनकी फैमिलीज से रब्ता करके उनको उनकी फैमिलीज तक पहुँचाया गया है। ये जमील साहब ज़रा एंड में ये बता दें, ये डेड बॉडीज़ आपको मिलती किस तरह से है, किन किन एरियाज़ में आपका सेंटर जो है वो काम करता है या आपकी टीम जाती है? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली लाहौर में जैसे ही कोई 15 पर इतला दी जाती है या किसी और सोर्स के थ्रू पुलिस से या किसी और जगह से, डेड हाउसेस से या हॉस्पिटल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक लावारिस फ़र्द या कोई डेड बॉडी मौजूद है, तो हमारी टीम जो है पूरे पंजाब में इस पर जो है वो मौके पर पहुंचती है और जाकर इसकी वेरिफिकेशन करती है। तो जमील साहब ये सरकारी एक इदारा है, सरकारी प्रोजेक्ट है या फिर प्राइवेटली ये काम किया जा रहा है? जी ये पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि पूरे पंजाब में एक मॉडर्न पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे जो अवामिल हैं उनको कंट्रोल कर रहा है और कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर ही ये मेरी पहचान के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो इस तरह के मामला जो हैं, जो इस तरह के केसेस हैं, उनको भी ट्रेस करने में पुलिस की और बाकी इदारों की मदद कर रहा है। राइट, ठीक है, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। जमील अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड अगेन इसके बारे में जब आपसे अगर आपका घर वाला कोई मिसिंग हो जाए और आपको पता ही ना हो कि वो कहाँ चला गया है, ये तो आपको सुकून नहीं मिलता है, सब्र नहीं आता है अनटिल आपको पता चल जाए कि वो अगर अल्लाह को प्यारे हो भी गए हैं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या आखिरी मरतबा देखना अपने प्यारों को बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरी पहचान उसके अंदर लोगों की मदद करा है। वंस अगेन शुक्रिया अदा करेंगे जमील साहब का। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. अच्छा जी, माहिरीन जो हैं वो अब बार बार ख़बरदार कर रहे हैं कि हमें सिर्फ सैलाबी पानी से नहीं बल्कि उसके बाद जो आने वाले मौशी बहरान हैं, मौशी चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए भी भरपूर तैयार रहना होगा। गुज़श्ता बरसों के तजुर्बात ने ये हकीकत बिल्कुल खोल कर रख दी है कि सैलाब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि आपकी मईशत, ज़राअत, बरामदात, रोज़गार और फिर महंगाई पर भी गहरा असर डालता है और महंगाई बढ़ जाती है इसके बाद। डेफिनेटली आपकी मईशत ख़ासतौर पर अगर हम बात करें, ऑलरेडी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था और इन सैलाबों के बाद तो हम अभी तो स्टैट्स आना बाकी हैं कि कितना नुकसान हुआ है ओवरऑल। इसके ऊपर हमने सोचा ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? मैं अपना सबक आज का भूल गया अहमद फराज साहब के कलाम को सुन के। चले ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फ्लड्स की सिचुएशन के बाद जो बनता है कि हम ये समझते हैं शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, लोगों के घर टूट गए हैं, लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपकी मईशत को नुकसान पहुँचाता है, ज़राअत को नुकसान पहुँचाता है, अल्टीमेटली हमारी GDP को नुकसान पहुँचता है। इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? इस वक्त तो बड़ी परेशानी की कैफियत है और इस हफ्ते वार्निंग्स हैं पंजाब के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद अब ये मुसीबत पंजाब का रुख कर रही है। तो ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है। इसमें जितनी तबाही हुई है उसके हवाले से अभी तक फ़ाइनल एस्टिमेट हुकूमत का तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो UN के लोग और लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी क्या ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा क्योंकि तबाही की एविडेंस इतनी ज़्यादा है। उसके लिए इंतज़ार भी रिकवर करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हुकूमत के पास क्या इतनी फंडिंग मौजूद है या हम बाहर की फंडिंग पे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाहर से भी हमें कोई इमदाद भेजे तो पाकिस्तानियों को जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें? बाहर देखना चाहिए इस वक्त हमें? बाहर की दुनिया में इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक अमेरिका में ही जो लेजिस्लेटिव तब्दीलियाँ आई हैं उनके नतीजे में $9 अरब उन्होंने बैनुल-अक़वामी फंडिंग जिसमें इमरजेंसी है, डेवलपमेंट है, ये सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने USAID जो कि एक बड़ा मौसर इदारा था 2005 के ज़लज़ले में भी और पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए हैं 2022 में तो तब भी वो एक्टिव थे। और 2022 के फ्लड्स के बाद जिनेवा में जो हमने एक होस्ट किया था UN के साथ मिलकर कि भाई आप लोगों की वजह से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से हमारे मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है, तो
पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्लेज किया था कि हेल्प करेंगे, तो क्या हम ये समझे कि ट्रंप के आने के बाद, इस गवर्नमेंट के बाद, वो प्लेज के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए? क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान की गलती भी नहीं है। उम्मीद ज़्यादा ना रखें? उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए मौजूदा हालात में। गो के हमें अपील अगर कोई बैन अवी तौर पे करना चाहें तो वो करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त UN के इदारों के भी हालात बहुत पतले हैं। जो अमेरिका ने उनकी फंडिंग कट बैक की है, उसके नतीजे में कई बड़ी बड़ी एजेंसीज, यूनिसेफ, WHO इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें अपनी खासा अपना काम ख़त्म करना पड़ा है। तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है फरहान बुखारी साहब? अगर उधर भी नहीं देखेंगे, हमारी हालत वैसे ही पतली है, हमारी मईशत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है थोड़ी सी बेहतरी आई है लेकिन स्ट्रगल तो कर रही है, क्या ऑप्शन है? या पाकिस्तान में जो हमारे ये हलके हैं ख़ास तौर पर जो फोकस किए हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, वो क्या सोच रहे हैं? हमारी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर हालत पतली नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में 45% जैसे ज़्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। आप उनके बारे में कह सकते हैं कि उनकी हालत बदकिस्मती से पतली है, लेकिन अशराफिया का एक तबका ऐसा है जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक मुल्क को मजमूई तौर पर फ़ायदा नहीं पहुंचाया बल्कि नुकसान लेकिन हम पहुंचाया। सिर्फ एरिस्टोक्रेसी से तो नहीं देख सकते ना, या सिर्फ उनके बारे में तो नहीं सोच सकते, हम तो ओवरऑल देखेंगे कि आवाम की हालत आप खुद बता रहे हैं कि पतली है। बिल्कुल, और इसीलिए हुकूमत को अपने कई शोबों में खर्च अखराजात फ़ौरन ख़त्म इसलिए करने चाहिए। जैसे कि कौन से शोबे हैं जहाँ पर कट लगा के इधर हेल्प की जा सकती है? देखिए, मैं अभी बजट के आज़ाद शुमार देख रहा था, जो एलोकेशंस पार्लियामेंटेरियंस के लिए हुई हैं कि जी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके स्पेंड करें, वो तो ख़त्म होना चाहिए, वो तो होना ही नहीं चाहिए। आप पार्लियामान में आते हैं, क्यों आते हैं? अपने हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, इसलिए तो नहीं आते कि आपको पैसे मिलें और वहाँ जाके आप सड़कें और चीज़ें बनवाएं। हुकूमतों के रोल के हवाले से तुम बात करें, काम इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए? बहुत सारी NGOs, तंजीमें, इदारे काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। NGOs के हवाले से शिकायत अब भी आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और इस किस्म की और जो चीज़ें उनमें मुश्किलात हो रही हैं, और इन मुश्किलात को जंगी बुनियादों पे जल्द से जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने नॉन प्रॉफिट सेक्टर को मोबिलाइज़ करें। उसके अलावा जो आपके आम लोग हैं, आखिर माजी में ये 20 साल पहले ज़लज़ले का जो वाक़या था वहाँ तक नज़र जाती है। ज़लज़ला जिस दिन आया, मेरे ख्याल में हफ्ते का दिन था, इतवार को मैं यहाँ से निकला तो इस्लामाबाद से थोड़ा आगे मरी की सड़क, आप यकीन करें बिला मुबालगा कई जगहों पे तो 3 या 4 गाड़ियाँ इकट्ठी थीं, वहाँ पे लोग जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमें अभी भी उसके असरात जो है नज़र आते हैं, हम अभी तक उससे मुकम्मल तौर पर निकल नहीं पाए हैं, लेकिन नई आफात जो हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। तो हमें अपने आप को, अपनी कंट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज वक्त हमारे पास हो गया ख़त्म, लास्ट में जिस तरह आपके प्रोग्राम में यास्मीन लाशारी ने सुबह बात की, और वो सही कह रही हैं कि हमें कई चीज़ों को बहुत बुनियादी तौर पर जाके उसकी इस्लाह करनी है। बिल्कुल, यास्मीन लारी साहिबा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये हो सकता है, डूएबल है, इतना मुश्किल काम नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया फरहान भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। इस इंपॉर्टेंट इशू को हमने सिर्फ टच किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उस तरह से नहीं हो पाया वक्त की कमी की वजह से, लेकिन फिर भी ये इशूज़ आपके सामने रखना और कंसर्न हल्कों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या काम होता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।